अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें लाइव सेशन में स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो आज की इस सेशन में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के मजीद एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के हमने बहुत से लेक्चर जो है वो कंडक्ट किए, उसके साथ साथ एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते गए और आज की इस वीडियो में हम मजीद एमसीक्यू एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लाइव सेशन का हम आगाज करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखते जाएं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा ये लाइव सेशन पाकिस्तान भर के किन किन शहर से देखा जा रहा है। तो जल्द से जल्द जो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दें। इससे हमें यह आइडिया होगा कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक द रिब केज। रिब केज हमने जो है वो हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर पढ़ा था ना, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक द रिब केज। कितने पेयर होते हैं जो रिब केज बनाते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 8 पेयर होते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 10, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 12 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 33। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं और आपने कमेंट सेक्शन में एक एमसीक्यू जो है वो सेलेक्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक एमसीक्यू जो है वो एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो मैं इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स मेक द रिब केज। तो रिब केज बनाने वाले रिब्स के जो पेयर की तादाद है वो कितनी होती है? 12 पेयर होते हैं जो मिलकर रिब केज बनाते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। सैक्रम इज अ सेट ऑफ वर्टिब्रा एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। सैक्रम जो है गौर से सुनिएगा वर्टिब्रा का सेट है, एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। इसका वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से ताल्लुक है, वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से ताल्लुक है। तो अगर आपको याद हो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सर्वाइकल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लंबर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पेल्विक और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है थोरेसिक। तो यहां में कहा जा रहा है सैक्रम इज अ सेट ऑफ वर्टिब्रा एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से इसका ताल्लुक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपना अपना एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख लें। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखिए भाई वर्टिब्रा की अगर आपको याद हो हमने कहा था सबसे पहले आते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद आता है थोरेसिक, थोरेसिक के बाद आता है लंबर, लंबर के बाद आता है सैक्रम और सैक्रम के बाद आता है कॉक्सिक, सैक्रम के बाद क्या आता है कॉक्सिक। तो यहां अगर मैं बात करूं गौर से सुनिएगा, यहां में कहा जा रहा है कि सैक्रम इज अ सेट ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का सेट है एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम के किस रीजन से उसका ताल्लुक है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि सैक्रल और कॉक्सिजल वर्टिब्रा को पेल्विक वर्टिब्रा का भी नाम देते हैं। क्या करते हैं? पेल्विक वर्टिब्रा का भी नाम देते हैं। तो ये कौन से रीजन से ताल्लुक रखता है? पेल्विक रीजन से, पेल्विक वाले हिस्से से इसका ताल्लुक है। सर्वाइकल एक अलग हिस्सा है, थोरेसिक एक अलग हिस्सा है, लंबर एक अलग हिस्सा है, सैक्रम एक अलग हिस्सा है और कॉक्सिजल जो है वो एक अलग हिस्सा है। जबकि सैक्रम और कॉक्सिजल को हम पेल्विक भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कौन से ताल्लुक रखता है? पेल्विक रीजन से क्या रखता है? ताल्लुक रखता है। तो इसके लिए आप हमारा लेक्चर वर्टिब्रा वाला जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द स्केलेटन कंप्राइजिंग ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्स एंड पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम इज। हमें कहा जा रहा है वो स्केलेटन जिसमें जो है वो पेक्टोरल गर्डल होता है और फोरलिम होता है, पेल्विक गर्डल होता है और हाइंड लिम होता है। वो कौन सा स्केलेटन होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सियल स्केलेटन होता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वर्टिब्रल स्केलेटन होता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गिरडुलर स्केलेटन होता है। क्या कहलाता है? गिरडुलर स्केलेटन होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो बहुत से बच्चों ने अपना अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट किया है। तो आपको मालूम है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर डिस्कस किया था। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल और फोरलिम आता है और पेल्विक गर्डल और क्या आता है? हाइंड लिम आता है। तो इसका इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है ऑप्शन बी अपेंडिकुलर स्केलेटन।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 phalanges मेक विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है भाई एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल, 14 phalanges मेक विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ये सब मिलकर पेल्विक गर्डल बनाते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ये सब मिलकर फोरलिम्ब बनाते हैं। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ये सब मिलकर हैंड लिम्ब बनाते हैं। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर करेक्ट आता है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 phalanges, ये सब मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं फोरलिम्ब। शाबाश। तो जिन जिन बच्चों ने एमसी ऑप्शन में जो है वो फोरलिम्ब सेलेक्ट किया है उनका आंसर जो है वो करेक्ट है। फोरलिम्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। हमें भाई पेयर दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, उसकी मैचिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ह्यूमेरस, बोन ऑफ थाई। बी में कहा जा रहा है फीमर, बोन ऑफ आर्म। सी में कहा जा रहा है हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल। और डी में कहा जा रहा है क्लेविकल, बोन ऑफ रिस्ट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। आपने जो वो करेक्टली मैच पेयर जो वो सेलेक्ट करना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है वो किसका आता है। बहुत से बच्चे ऑप्शन में जो है देखो एमसीक्यू नंबर लिखा करो और उसके साथ ऑप्शन लिखा करो ताकि मुझे क्या हो, आइडिया हो कि कौन से एमसीक्यू का क्या आंसर है। बाकी कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं ए बी सी, इससे मुझे नहीं पता चलता कि आप कौन से एमसीक्यू का आंसर क्या दे रहे हैं। तो इस एमसीक्यू का मैं आंसर बताना चाह रहा हूँ। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। हिप जो है वो पेल्विक गर्डल में आता है। ह्यूमेरस कह रहा है बोन ऑफ थाई, थाई की बोन थोड़ी है, बोन ऑफ आर्म है। फीमर कह रहा है बोन ऑफ आर्म, फीमर बोन ऑफ आर्म थोड़ी है, फीमर बोन ऑफ थाई है। हिप गर्डल जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। क्लेविकल बोन ऑफ रिस्ट, ये रिस्ट की बोन नहीं है, ये कॉलर बोन कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉलर बोन। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है सी इज द करेक्ट आंसर। हिप गर्डल जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। एट डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, एट डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमेरस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विथ रेडियस एंड अल्ना। हमें कहा जा रहा है डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमेरस है ना, ह्यूमेरस का डिस्टल एंड, एक होता है प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल का मतलब ऊपर वाला, डिस्टल का मतलब नीचे वाला। अब डिस्टल एंड जो ह्यूमेरस है वो किसके साथ जुड़ता है, फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, रेडियस और अल्ना के साथ जुड़ता है। लेकिन वो रेडियस और अल्ना के साथ जब जुड़ता है तो कौन सा जॉइंट बनता है, हमें जॉइंट का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हिंज जॉइंट। ऑप्शन सी मल्टी स्टेज जॉइंट। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इमूवेबल जॉइंट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं कौन सा किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू नंबर के साथ जो है वो ऑप्शन लिखा करें ताकि मुझे आइडिया हो कि किस एमसीक्यू का कितने बच्चे जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो एट डिस्टल एंड द ह्यूमेरस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के साथ जो है वो कौन सा जॉइंट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हिंज जॉइंट। कोर्सेस नहीं का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, हिंज जॉइंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल क्या है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या एग्जांपल है। देखते हैं कौन करेक्ट बताएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कौन कौन सी एग्जांपल हमारे कोर्स में शामिल है। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, हमारे कोर्स में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो एग्जांपल है किसकी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इसी तरीके से इमूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें इमूवेबल जॉइंट कहाँ होते हैं। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन जल्दी से लिख के बताता है इमूवेबल जॉइंट जो है वो कहाँ होते हैं। इमूवेबल जॉइंट का आपने बताना है। तो इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो इसका बोन ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम्स की जो बोन होती है उसके दरमियान जो जॉइंट होता है वो क्या है, इमूवेबल जॉइंट होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस हाइंड लिम्ब टू द वर्टिबल कॉलम। इनमें से कौन सा है जो हाइंड लिम्ब को वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच करता है। हाइंड लिम्ब मतलब लेग की बात हो रही है, वर्टिबल कॉलम के साथ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस हाइंड लिम्ब टू द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के साथ कौन सी चीज है जो हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करती है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फेलेंजिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्पल। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेस हाइंड लिम्ब टू द वर्टिबल कॉलम। हाइंड लिम्ब को वर्टिबल कॉलम के साथ कौन अटैच करता है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फेलेंजिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्पल। तो इस एमसीक्यू का कोर्स सुनिएगा, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, जल्दी, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है वो हाइंड लिम्ब को, पेल्विक गर्डल जो होता है वो हाइंड लिम्ब को किसके साथ कनेक्ट करता है, वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच करता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, 8 टार्सल, मेटाटार्सल, 5 मेटाटार्सल है, ये 5 मेटाटार्सल एंड 14 फेलेंजिस मैक। हमें कहा जा रहा है फीमर, टिबिया, फिब्यूला, 8 टार्सल बोन, 5 मेटाटार्सल बोन और 14 फेलेंजिस जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पेल्विक गर्डल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फोर लिम्ब मिलकर बनाते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाइंड लिम्ब मिलकर बनाते हैं। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है जल्दी से। तो फीमर, टिबिया, फिब्यूला, 8 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजिस मिलकर जो है वो मिलकर बनाती हैं हाइंड लिम्ब। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, हाइंड लिम्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है, फीमर फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद हिप बोन। फीमर जो है ना, फीमर जो है वो हिप जॉइंट के साथ मिलकर, हिप बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाती है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मल्टी स्टेज जॉइंट एंड ऑप्शन डी इमूवेबल जॉइंट। तो फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर, गौर से सुनिएगा, फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं। फीमर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद हिप बोन। तो फीमर जो है वो हिप बोन के साथ मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, मल्टी स्टेज जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, फीमर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थोड़ा सा फोकस हमारा डाइवर्ट, लाइव में ना अक्सर जो है वो कैमरा हमें थोड़ा सा तंग कर देता है, तो हम थोड़ा सा कैमरा हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। चले, फीमर फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विद टिबिया एंड फिब्यूला एट डिस्टल एंड। भाई ऊपर से हिप बोन के साथ, गौर से सुनिएगा, ऊपर से हिप बोन के साथ मिलकर जो है वो फीमर क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। लेकिन कह रहे हैं नीचे जो है वो टिबिया और फिब्यूला के साथ जब जुड़ता है, डिस्टल एंड का मतलब नीचे वाला एंड, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब ऊपर वाला एंड, तो टिबिया और फिब्यूला के साथ मिलकर वो कौन सा जॉइंट बनाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हिप जॉइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नी जॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है शोल्डर जॉइंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बैक जॉइंट। तो आपके सामने जो है वो इस वक्त जो है वो चार ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और बैक जॉइंट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं इस वक्त स्क्रीन पर और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में देखें एमसीक्यू का नंबर के साथ जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट क्या करें। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर है नी जॉइंट बनता है। फीमर डिस्टल एंड पर जो है वो टिबिया और फिब्यूला के साथ जुड़ के क्या बनाता है, नी जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, फाइब्रस जॉइंट्स आर फाउंड इन। फाइब्रस जॉइंट्स आर
फाउंड इन। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी लेग, ऑप्शन सी आर्म एंड ऑप्शन डी रिब केज। तो फाइब्रस जॉइंट जो है वो बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ स्कल, ऑप्शन बी में लेग, ऑप्शन सी आर्म और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रिब केज। तो फाइब्रस जॉइंट आर फाउंड इन, तो फाइब्रस जॉइंट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर दिया है। ए स्कल इज द करेक्ट आंसर। ए स्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन में मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय द जॉइंट दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। हमें कहा जा रहा है कि भाई जो है ना अमाउंट ऑफ मूवमेंट, भाई हर जॉइंट जो है उसमें मूवमेंट एक जैसे तो नहीं होती ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय जॉइंट, कौन सा जॉइंट जो है वो कौन सी मूवमेंट अलाउ कर रहा है, दिस कैन बी क्लासिफाइड। इस जॉइंट को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इमूवेबल जॉइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। बहुत ही आसान एमसीक्यू, बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी गई है। अमाउंट ऑफ मूवमेंट की बेस पर हम जॉइंट को किन किन हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, तो सबको मालूम है डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट जहां स्लाइड मूवमेंट पॉसिबल है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट जहां फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है। लिहाजा ये तीनों आंसर जो है वो करेक्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज is the correct answer. नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। स्ट्रक्चर की बेस पर जॉइंट को हम किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं? ए में कहा जा रहा है फाइब्रस जॉइंट, बी में कहा जा रहा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, सी में कहा जा रहा है साइनोवियल जॉइंट और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पर हम जॉइंट्स को किन किन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मेजॉरिटी बच्चों का सही है। बोन्स टुगेदर आर द स्ट्रक्चर यूज टू होल्ड बोन्स टुगेदर आर। वो स्ट्रक्चर जो बोन्स को आपस में होल्ड करके रखता है, उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट्स, ऑप्शन सी कार्टिलेजेस, ऑप्शन डी गर्डल्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो किसका आता है। कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू का नंबर और इसके साथ साथ आप ऑप्शन जो है वो लिखेंगे, इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से एमसीक्यू में आप क्या आंसर मार्क कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर यूज्ड टू होल्ड बोन्स टुगेदर आर, वो स्ट्रक्चर जो बोन्स को आपस में होल्ड करके रखता है, उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी कार्टिलेजेस, ऑप्शन डी गर्डल। तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो होता है, गौर से सुनिएगा, बोन टू बोन कनेक्शन जो है, 2 बातें जरूर याद रखिएगा। बोन टू बोन कनेक्शन, बोन को बोन से जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? लिगामेंट। जबकि मसल को बोन से अटैच करने का काम कौन करता है? टेंडन। मसल को बोन से अटैच करने का जो काम है वो किसका है? टेंडन का। जबकि बोन टू बोन कनेक्शन, बोन को बोन से कनेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? लिगामेंट की। जबकि मसल को जो है वो बोन के साथ जो अटैच करता है वो कौन करता है? टेंडन करता है। तो ये आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन। तो इसमें यहाँ क्या पूछा गया? होल्ड बोन टुगेदर, बोन को बोन से जोड़ने की बात हो रही, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है लिगामेंट है। लेकिन अगर मसल टू बोन होता तो टेंडन हमारा आंसर होता। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो है आ चुका है। मैं कैमरा थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूं क्योंकि लाइव सेशन में अक्सर कैमरा हमें थोड़ा सा तंग कर जाता है। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है, 1 मिनट, लेट्स सी। चलें भाई, द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन एंड एट विच 2 पेयर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर। हमें पूछा जा रहा है इस एमसीक्यू में द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, वो जॉइंट जिसमें
मूवमेंट जो होती है वो सेवरल डायरेक्शन में होती है, एंड एट विच टू पेयर्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर, जिसमें मसल के जो दो पेयर है वो एक दूसरे के मुकाबले में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इमूवेबल ज्वाइंट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट। तो वो ज्वाइंट जो मूवमेंट जो है वो सेवरल डायरेक्शन में देता है, उसका आंसर आपने देना है। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज द करेक्ट आंसर। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज द करेक्ट आंसर। देखिए सेवरल डायरेक्शन कही ना, हिंज ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, हिंज ज्वाइंट के अंदर जो है वो हिंज की तरह जैसे दरवाजे का जो कब्जा होता है कैसे मूवमेंट करता है वैसे होती है। इमूवेबल ज्वाइंट में तो ज्वाइंट मूवमेंट ही नहीं है, और स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट तो ऑप्शन ही बिल्कुल वो हो गया। और ये स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, रिब्स और वर्टिब्रा के दरमियान जो ज्वाइंट होता है वो स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ स्केलेटन that lead to inhalation of food into lung causing aspiration pneumonia। हमें कहा जा रहा है वो कौन सी जेनेटिक डिफॉर्मिटी है जिसमें खाना जो होता है वो फेफड़ों में चले जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है एस्पायरेशन निमोनिया। निमोनिया कहते हैं लंग इन्फेक्शन को, निमोनिया कैसे कहते हैं, लंग इन्फेक्शन। अब खाना अगर फेफड़ों में चला जाएगा तो इन्फेक्शन तो होगा, तो वो कौन सी कंडीशन है। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्लेफ्ट पैलेट, और ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइक्रोसिफेली, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में आपने सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। चार ऑप्शन आपके सामने, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसिफेली, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन वाले जो हैं उन बच्चों का आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्लेफ्ट पैलेट इज द करेक्ट आंसर। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि माउथ जो है ना उसकी रूफ जो होती है वो सही तरीके से नहीं बनी होती। क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप, पैलेट का मतलब है जो माउथ है उसकी जो रूफ बना रही होती है, उसकी छत जो बना रही होती है वो उसे कहते हैं पैलेट। अब पैलेट के अंदर अगर गैप होगा तो जब भी खाना खाया जाएगा तो वो खाना जो होगा किस में चले जाता है, हलक में चले जाता है, नेजल कैविटी में चले जाता है, और उस नेजल कैविटी के थ्रू क्या हो सकता है, वो लंग में भी जा सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है। जबकि माइक्रोसिफेली के अंदर स्केलेटन छोटा होता है, इसका लंग एस्पायरेशन निमोनिया से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसका भी दूर दूर से एस्पायरेशन निमोनिया से ताल्लुक नहीं है, इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट का मसला है, उसका भी एस्पायरेशन निमोनिया से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए क्लेफ्ट पैलेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल टू फ्यूजेस। हमें कहा जा रहा है वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला वाली जो बोन है ना उसका जो पैलेटाइन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, फेल टू फ्यूज। ये जो बोन होती है वो आपस में फ्यूज होने में नाकाम हो जाती है, उस डिसीज को क्या कहते हैं। वही चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन बी माइक्रोसिफेली, ऑप्शन सी आर्थराइटिस और ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू, सेम आंसर है इसका भी, और इसका आंसर जो है वो क्या है, क्लेफ्ट पैलेट इज द करेक्ट आंसर। क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। अगर पैलेटाइन बोन सही तरीके से फ्यूज नहीं होंगी, पैलेटाइन बोन सही तरीके से फ्यूज नहीं होगी तो गैप रह जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ स्केलेटन। इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी यानी जीन में, डीएनए में अगर मसला होगा तो ये डिफॉर्मिटी होगी। आपके सामने इस वक्त ऑप्शन है क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइक्रोसिफेली, ऑप्शन सी आर्थराइटिस और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज कह रहा है। तो आपके सामने देखें कि लाइव में थोड़ा कैमरा मुझे तंग करता है, एक थोड़ा सा मैं फोकस करने की कोशिश करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिफॉर्मिटी बतानी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने बच्चे बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तमाम की तमाम जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, आर्थराइटिस हो, क्लेफ्ट पैलेट हो या माइक्रोसिफेली हो। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, हम उसकी बात करेंगे। The presence of a small size skull because of genetic skeletal deformity is referred to as presence of a small size skull. Small size skull नाम से ही आइडिया हो गया वो कौन सी जेनेटिक डिफॉर्मिटी है, माइक्रोसिफेली, ऑस्टियोआर्थराइटिस,
क्लेफ्ट पैलेट और रिकेट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइज स्कल की बात हो रही है, तो आपके सामने एक एमसीक्यू, एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, माइक्रोसेफेली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीजेस दैट डैमेज द जॉइंट इज रेफर्ड टू एज। हमें कहा जाए 100 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज है जिसमें जॉइंट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन बी माइक्रोसेफेली, ऑप्शन सी आर्थराइटिस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन, इसमें जो है वो 4 ऑप्शन हैं, तो आपने एक ऑप्शन करना है दैट डैमेज द जॉइंट। माइक्रोसेफेली में तो स्कल छोटा था, अभी जिक्र हो गया। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर गैप था, ये भी डिस्कस हो गया। डैमेज द जॉइंट तो क्लियर आ गया, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जो डैमेज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? आर्थराइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अकर मोस्टली इन एजिड वुमेन, ये एजिड वुमेन में होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द बोन मास इज रिड्यूस, बोन मास जो है रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोमोटेड बाय डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अ न्यूट्रिशनल स्केलेटल डिफॉर्मिटी। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने जो सेलेक्ट करना है और वो क्या होना चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से ट्रू नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं बच्चे क्या एमसीक्यू जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मोस्टली इन एजिड वुमेन में होता है। बोन मास इज रिड्यूस, हड्डियां खोखली हो जाती है, सही है। प्रोमोटेड बाय डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, अगर आपकी प्रोटीन वाली डाइट सही नहीं होगी, कैल्शियम वाली डाइट नहीं होगी, तो आपको जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूट्रिशनल स्केलेटल डिफॉर्मिटी, ये न्यूट्रिशन की वजह से होता है, तो जवाब है गलत, ये हार्मोनल डिफॉर्मिटी है। ईस्ट्रोजिन की कमी की वजह से बड़ी उम्र की जो एजिड खवातीन होती हैं उनके अंदर ये डिजीज होती है। तो नॉट ट्रू, तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, अ डिजीज इन चिल्ड्रन दैट रिजल्ट इन बाउ लेग and deformed pelvic caused by deficiency of calcium in diet और vitamin D deficiencies। हमें कहा जा रहा है डिजीज इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर वो कौन सी बीमारी होती है जिसके से बो लेग, इसकी जो टांगे होती है ना वो गोल हो जाती है, मुड़ जाती है, टांगे मुड़ जाती है। डिफॉर्म पेल्विस भी जो होता है वो डिफॉर्म होता है, कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट, कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑस्टियोमेलेशिया, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रिकेट्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन में मौजूद हैं। तो हमें कहा जा रहा है डिजीज इन चिल्ड्रन दैट रिजल्ट इन, बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है? शाबाश, बहुत से बच्चों ने कमेंट में आंसर सही दिया है, रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर। अगर बड़ों की बात की जाए तो ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन डी की कमी की वजह से। एडल्ट की अगर बात होती तो ऑस्टियोमेलेशिया, और बच्चों की बात होगी तो रिकेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट। रिकेट्स की ट्रीटमेंट क्या है? अगर किसी बच्चे की टांगे गोल हो रही हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से उसे रिकेट्स हो गया है, तो उसकी इलाज क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विटामिन डी दो, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फोर्टिफाइड मिल्क दो, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एक्सपोज स्किन टू सनलाइट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो तमाम ऑप्शन जो वो करेक्ट हैं। उस बच्चे को दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाओ, विटामिन डी दो, और सूरज की रोशनी जो होती है ना, सनलाइट जो होती है, उसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब अप्लाई होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट कर देती है? विटामिन D3 में। तो सूरज की रोशनी से हमें विटामिन D3 मिलता है, वो कैसे मिलता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उसको विटामिन D3 में क्या कर देता है? कन्वर्ट करता है। लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, all of these is the correct answer. नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, द प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ अ बोन। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रिपेयर ऑफ अ बोन से उसका ताल्लुक नहीं है? रिपेयर ऑफ अ बोन, हड्डी जब जुड़ती है ना उससे उसका ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हेमेटोमा फॉर्मेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कैलस फॉर्मेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रीअलाइनमेंट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रीमॉडलिंग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, द प्रोसेस दैट डज नॉट
टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ अ बोन। बोन की रिपेयर में वो कौन सा प्रोसेस है जो शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हेमाटोमा फॉर्मेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कैलस फॉर्मेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रीअलाइनमेंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रीमॉडलिंग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर रीअलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब हड्डी जैसे आपस में इसको हम अटैच करके रख देते हैं ना, हड्डी जब टूटती है तो डॉक्टर क्या करता है, उस बोन को, उस हड्डी को अपनी जगह पे क्या कर देता है, बिठा देता है। अलाइनमेंट हो गई। अब बोन फॉर्मेशन के दौरान रीअलाइनमेंट थोड़ी होगी कि हड्डी के जो 2 पीसेस हैं वो अपनी जगह से हटेंगे और दोबारा जुड़ेंगे, नहीं। कैलस यानी नए सेल बनते हैं, रीमॉडलिंग होती है, हेमाटोमा फॉर्मेशन ब्लड की कलेक्शन वहाँ क्या होती है, जमा होती है, रीअलाइनमेंट नहीं होती। एक बार अलाइन हो गई ना, हड्डी अपनी जगह पर आ गई तो बार बार वो अपनी जगह छोड़कर अलग अलग जगह पर नहीं जुड़ेगी। तो रीअलाइनमेंट इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर ला रहे हैं, अ डिजीज दैट कॉज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ जॉइंट। वो कौन सी डिजीज हमने पढ़ी थी? देखो हम डिसऑर्डर तो पढ़ चुके हैं ना, वो कौन सी डिजीज है जिसमें क्या होता है, इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इनकी मोबिलिटी सही तरीके से नहीं होती। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्पॉन्डाइलोसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सियाटिका, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है आर्थराइटिस। अ डिजीज दैट कॉज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ जॉइंट, वो डिजीज जो इमोबिलिटी और फ्यूजन ऑफ जॉइंट करवाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है स्पॉन्डाइलोसिस। क्या आ गया? स्पॉन्डाइलोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ स्टेबिंग पेन radiates over the course of sciatic nerve the person is suffering from. If stabbing pain radiates over the course of sciatic nerve the person is suffering from. Stabbing pain जो है over the course of sciatic nerve, sciatic nerve जो होती है ना, हमने sciatica डिस्कस किया था ना, अगर वो पेन अगर होता है उस डिजीज को क्या कहते हैं? बहुत आसान, sciatic nerve से क्या निकला है? sciatica। 4 ऑप्शन थे ना, स्पॉन्डाइलोसिस, डिस्क स्लिप, आर्थराइटिस और sciatica। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? sciatica इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट डैमेजेस द जॉइंट। वो कौन सी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है? वो कौन सी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो जॉइंट को डैमेज करती है? ऑप्शन ए हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी स्पॉन्डाइलोसिस, ऑप्शन सी सियाटिका और ऑप्शन डी जो है वो आर्थराइटिस है। तो हमने कहा वो कौन सी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो जॉइंट्स को क्या करती है? डैमेज करती है। तो जॉइंट की डैमेज की बात होगी तो सिंपल आंसर आपको मालूम है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर आता है। शाबाश, डी आर्थराइटिस द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट के बोन से रिलेटेड एमसीक्यू को हमने जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव लेक्चर के अंदर हम मसल वाले पार्ट के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो उस लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेशन करना मत भूलिएगा। अपने